आप सभी छात्रों को विश्व की प्रथम गणतंत्र की भूमि वैशाली से मैं वीरेंद्र कुमार गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी छात्रों को यह पता भी होगा कि विश्व की प्रथम गणतंत्र भूमि जो है वैशाली ही रहा है और यह इसलिए वैशाली की भूमि पवित्र भूमि मानी जाती है। कुछ बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं 26 जनवरी को जो है वीडियो अपलोड नहीं कर सका, इसलिए आज फिर नए जोश एवं जुनून के साथ नेक्स्ट क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने कल जो है पढ़ के छोड़ा था कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण तो हमने कुछ पॉइंट को जो है लिख के छोड़ दिया था। तो प्रथम पॉइंट मतलब 2, 4, 5, 6 पॉइंट में हमने लिखा था जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में हमें लिखना है और जो पूछेगा जिस पे जोर दिया जाता है उसी पॉइंट को जो है यहाँ पे हमने लिखा है। तो सर्वप्रथम जो है अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष की भावना। हम लोग जो है थोड़ा थोड़ा इस पर डिटेल चलेंगे। देखिए, यह प्रश्न ऐसा है कि यह प्रश्न पूछेगा क्योंकि हम भारत में रहते हैं और ये भारत की राष्ट्रवाद की बात है और ये हमारी आज़ादी से रिलेटेड बात है। तो ये हमेशा जो है 1-2 साल गैप करके ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम पेपर में डालता है। इस क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देंगे, कुछ डिटेल में चलेंगे। ज़्यादा डिटेल तो देंगे नहीं और उतना देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन पॉइंट बाई पॉइंट कुछ चर्चा करते चलते हैं। तो प्रथम पॉइंट है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष की भावना। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष की भावना। तो देखिए, अंग्रेज जब हमारे यहाँ शासन करने के लिए आया था तो वो हमारे यहाँ सर्वप्रथम उसने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद धीरे धीरे वो हम पे क्या किया कि वर्चस्व बढ़ा दिया। वर्चस्व बढ़ाने के बाद जो है उसकी इतना वर्चस्व हो गया, वो हमारे ऊपर शासन करने लगा। क्या करने लगा? शासन करने लगा। वो अपना साम्राज्य फैला लिया। क्या फैला लिया? एक साम्राज्य फैला लिया और पूरे भारत पर जो है अंग्रेजी साम्राज्य जो है वो पूरे अंग्रेजीवाद जो है, अंग्रेजी शासन जो है चला दिया। उसका शासन जो था वो क्रूरता शासक था, क्रूरपूर्ण शासक था। उसका नीति जो था बहुत गलत नीति था। उसका नीति जो है बहुत गलत नीति था। उसका शोषण का नीति था। कैसा नीति था? शोषण का नीति था। वो भारतीयों पर, भारतीय किसानों पर, भारतीय मजदूरों पर, ये कृषक पर, कृषि पर, यहाँ पे जो बिजनेस करने वाले थे उस पर, ये सभी पर जो है उसका जो है एक क्रूर पूर्वक जो है वह शासन करने लगा, जिसके प्रति अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो है असंतोष की भावना बढ़ गई। जिसके कारण क्या हुआ? असंतोष की भावना बढ़ गई। इसमें क्या हुआ कि पूंजीपति वर्ग भी जो है सरकार के विरुद्ध हो गए। भारत में जो कुछ पूंजीपति लोग थे वह भी यह अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनका भी जो है असंतोष हो गया। हमारे कृषक लोग भी जो है उनके ऊपर भी जो है उसने अत्याचार बढ़ा दिया और बहुत सारे ऐसे कुछ कारण थे। तो पहला पॉइंट यही है कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष की भावना। तो असंतोष क्यों फैला? इसलिए असंतोष अभी जो कुछ बताया कि असंतोष क्यों फैला, क्योंकि कृषि पर जो है उसने अत्याचार, कृषक पर अत्याचार कर दिया, पूंजीपतियों पर अत्याचार कर दिया, किसानों पर कर दिया, मजदूरों पर कर दिया। उसका नीति गलत हो गया था, इसलिए जो है उसके विरुद्ध असंतोष की भावना हो गई। उसके बाद आता है कि आर्थिक कारण। उसके बाद क्या आता है? आर्थिक कारण आता है। तो देखिए, आर्थिक कारण में क्या था कि हमारे यहाँ जितने भी कुटीर जो जिससे कि हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत होता था। हमारे जीवन चलने वाला जो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत में कृषि से जुड़े लोग अत्यधिक थे, किसान थे। उनके बाद जो है यहाँ पे लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योगों की संख्या ज़्यादा थी। यहाँ पे सर्वप्रथम जो है बड़े बड़े उद्योग नहीं थे, छोटे छोटे उद्योग थे। तो उस उद्योग पर जो है अंग्रेज ने कब्जा कर लिया। छोटे छोटे उद्योग जो थे उसको नष्ट कर दिया, जिसके कारण जो है किसानों को खेती छीन ली और जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो थे, हमारा स्थिति जो था बदहाल में चला गया। हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, जिससे कि इनकम का स्रोत था वह कुटीर उद्योग था एवं घरेलू उद्योग था, वह क्या हो गया? कमजोर पड़ गया, खत्म हो गया, जिसके कारण हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। तो
राष्ट्रवाद के उदय का कारण, सेकेंड कारण, 2 नंबर पॉइंट का कारण जो है यही है कि आर्थिक कारण। ठीक है, तो आर्थिक कारण कैसे कमजोर हुई, वहां पे आपको लिखना होगा कि हमारे यहाँ कृषि प्रधान देश था और यहाँ पे जो है कृषि ज़्यादा थे, मजदूर के कृषि में काम करने वाले लोग ज़्यादा थे, और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं उसका कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, यहाँ पे घरेलू उद्योग ज़्यादा था। अंग्रेज जो आए और उस पर अपना कब्जा कर लिया, यहाँ के लोगों को रोजगार बंद करना पड़ गया, बंद करवा दिया गया, जिसके कारण जो है यहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर पड़ गई। अब देखिए कि अब कहता है 3 नंबर में तीसरा पॉइंट आपको पढ़ना है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। क्या है? अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार है। तो देखिए 19वीं शताब्दी तक जो था ना, हमारे यहाँ जो है अंग्रेजी शिक्षा का जो है कोई प्रसार नहीं था। अंग्रेजी 19वीं शताब्दी तक भारत में जो है कोई कुछ नहीं था ऐसा। वे जो है भारत के लोगों में जो है अब अंग्रेजी शिक्षा का जो है प्रचार प्रसार बढ़ गया। मतलब अंग्रेज के आने से जो है यहाँ पे, इससे पहले कुछ नहीं था, 19वीं शताब्दी से पहले उतना कोई अंग्रेजी शिक्षा प्रचार नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों के आने के बाद अंग्रेजी शिक्षा में प्रचार हो गया, इसमें वृद्धि हो गई, लोग अंग्रेजी जानने लगे, अंग्रेजी किताब पढ़ने लगे, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगे। इससे लोगों में कुछ जागृति आई। क्या हुआ कि बहुत सारे ये अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार होने के बाद जो रूसी क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति हुई, बहुत सारे क्रांति हुई, ये सब लोगों के बारे में भारतीय लोगों ने पढ़ा। भारतीय जो राष्ट्रवादी नेता थे उन लोगों ने पढ़ा। ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा, फ्रांस एवं यूरोप की अन्य महान क्रांतियों से परिचित हुआ। ये वहाँ के जो है बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं के बारे में जाना कि मेजनी के बारे में, गैरीवाल्डी के बारे में, रूसो के बारे में, ये सब के बारे में उनके विचारों को भारतीय लोगों ने जाना, जिसके कारण ये लोग का भी, हमारे भारतीय लोगों का भी ये जो है क्या हो गया कि राष्ट्रवादी भावना जागृत हो गई। तो तीसरा कारण ये भी था। हमको राष्ट्रवाद का उदय का तीसरा कारण क्या था, इंपॉर्टेंट कारण है, अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार के कारण ही जो है हम विदेशी पुस्तकों को पढ़ पाएँ, विदेशी लोगों के बारे में जान पाएँ, उनके बारे में, उन लोगों ने कैसे वहाँ पे रूस में, जापान में, जर्मनी में, इटली का एकीकरण किया, तो उन लोगों के बारे में भारतीय लोगों ने पढ़ा और तब जाके भारत में भी एक विशाल समूह खड़ा हुआ। तो देखिए इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार। अब चलिए मध्यम वर्ग का उदय। कौन सा? मध्यम वर्ग। तो सर्वप्रथम मध्यम वर्ग किसे कहते हैं? सर्वप्रथम तो आपको चलना होगा कि मध्यम वर्ग कौन सा था। तो मध्यम वर्ग उसे कहते थे, उस समय का मध्यम वर्ग उसे कहा जाता था जो कुछ पढ़ा लिखा होता था, जिसे अंग्रेजी बोलना आ जाए, पढ़ना आ जाए, और जो सरकारी काम करते थे। कैसा काम करते थे? जो सरकार से जुड़े हुए थे, जो अध्यापक हों, वकील हों, डॉक्टर हों, राजकीय कर्मचारी हों, ये सब जो थे एक नया वर्ग का जो है उदय हुआ था। मतलब जो लोग पढ़ लिए थे अंग्रेजी, अब उतना आदमी तो अंग्रेज को आता नहीं, अब इसलिए जो है अंग्रेजों ने कुछ भारतीयों को शिक्षा देना स्टार्ट किया, और उसके बाद वो लोग जो है सरकारी कामकाज में आ गए। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई क्या कहते हैं वहाँ का उसी का वकील बन गया, कोई कर्मचारी उसका राजकीय कर्मचारी बन गया। ये सब जो है, यही सब लोग जो हुए क्या हो गए कि मध्यम वर्ग हो गया। कौन सा वर्ग हो गया? ये मध्यम वर्ग हो गए। तो ऐसे लोगों का एक उदय हो गया, ऐसे लोगों का क्या हो गया, एक समाज बन गया, एक संगठन बन गया कि चलिए इतना लोग जो है ये मध्यम वर्ग हो गए। तो इन लोगों का भी जो है एक उदय जो है हमारे राष्ट्रवाद में का जो है उदय का कारण बन गया। उसके बाद है कि आपको जो है साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान, साहित्य एवं समाचार पत्रों का योगदान। तो आपका ये पॉइंट जो है इसके बारे में देखिए, साहित्य एवं समाचार क्या है? साहित्य एवं समाचार। तो साहित्य एवं समाचार हम लोग जानते हैं कि भारत में जो है समाचार पत्र, हम लोग जानते हैं कि उस समय समाचार पत्र जो है, समाचार पत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे राष्ट्रवाद में। समाचार पत्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारतीय राष्ट्रवादी को जगाने में। जो जहाँ तक बड़े बड़े नेता लोग नहीं पहुँच पाते थे, वहाँ पे साहित्य के द्वारा और ये न्यूज़पेपर के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा जो है वहाँ तक लोगों को खबर पहुँचाया जाता था। तो और ये भी जो है, और उस समय के देख लीजिए, उस समय कुछ समाचार पत्र का नाम लिखना पड़ेगा। उस समय कौन कौन से समाचार पत्र आते थे,
तो वो सब समाचार पत्र का नाम आप लोगों को लिखना होगा। तो उस समय हिंदू था, आज़ाद था, समाज कौमुदी था, ये सब समाचार पत्र जो है और साहित्य जो है उस समय आया करते थे, आता था। उस सब ये सब समाचार पत्र और साहित्य को जो है बनाया जाता था और देश के नागरिकों के यहाँ नागरिकों को दिया जाता था पढ़ने के लिए। उसके बाद है सामाजिक सुधार आंदोलन। क्या है? सामाजिक सुधार आंदोलन जो है सामाजिक सुधार आंदोलन में क्या था कि लोग समाज से जो गिरे चुने लोग थे, जिनको कह सकते हैं कि जो समाज से क्या था कि से उतना ऐड नहीं थे, लोग क्या से क्या कर, मतलब कि किसी को ड्रिंकिंग करने का उस समय जो है, या कोई समाज से जुड़ा हुआ नहीं है, कुछ कर रहा है, तो वैसे लोगों को एक आंदोलन चलाया गया कि वैसे लोग आकर हमसे जुड़े। हम लोगों को एक ऐसा बनाया गया कि उस लोगों को एक साथ लाना है, जोड़ना है। वैसे लोगों को क्या करना है कि जोड़ना है और इन सब लोगों को बताना है कि राष्ट्रवाद क्या है, भारत को कैसे आज़ाद किया जाए। तो ऐसे लोगों को जो है, ऐसे लोगों में राजा राम मोहन राय, ऐसे लोगों में कौन थे जो सामाजिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन चला रहे थे। तो उस समय में कौन थे? दयानंद सरस्वती का नाम आता है। उसके बाद राजा राम मोहन राय थे। उसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद थे। ये सब लोग जो थे, रामकृष्ण परमहंस जो थे, ये सब लोग जो थे, ये सब नाम जो है आप लोग नोट कर लीजिए। ये सब नाम को क्या करना है, ये सब नामों को जो है, ये सब नामों को जो है नोट कर लेना है। जैसे देखिए विवेकानंद, वो समय कौन कौन से लोग थे? तो विवेकानंद। उसके बाद क्या है? दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ऐसे कुछ नहीं, आप लोग अपने से नाम जान लेंगे कि दयानंद सरस्वती जो है, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, ये सब एक सामाजिक सुधारक लोग थे। ये लोग समाज को सुधारने का कार्य करते थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान। क्या चीज़ का? तो प्राचीन संस्कृति का ज्ञान। हम जानते हैं कि भारत के प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति की जानकारी लोगों को देश प्रेम की भावना को बढ़ा दिया था। यानी कि ये प्राचीन संस्कृति जो है का ज्ञान जब लोगों में था, या कहिए कि कुछ दिन बाद जब लोगों ने समझाया बुझाया, लोगों को बताने के बाद, ये सामाजिक सुधार आंदोलन के बाद लोगों को बताया गया कि हमारा धर्म कैसा था, हमारा संस्कार कैसा था, तो उसके बाद लोगों में क्या हो गया? लोगों में जो है एक संस्कृति, ये राष्ट्रवाद का जो है भावना जागृत हो गया। उसके बाद आपका पॉइंट आता है कि भारत का राजनीतिक एकीकरण। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत का राजनीतिक एकीकरण। हम लोग को देखना है कि भारत का, देखिए एकीकरण का मतलब हम जान चुका है। हम लोग जान चुके हैं कि इटली का एकीकरण पढ़े थे और जर्मनी का एकीकरण का मतलब होता है एक करना। क्या करना? एक करना, एक होना या एक करना। तो भारत में जो है बहुत सारे जो है, भारत में इसके लिए जो है 1857 के विद्रोह के बाद जो है महारानी विक्टोरिया ने पूरे देश पर क्या कर लिया? अपना साम्राज्य फैला लिया। जितने भी छोटे मोटे जो राज्य थे ना, उसको क्या कर लिया? सभी को जोड़कर जो है वह एक कर लिया, अंग्रेजी अधिसत्ता में मिला लिया। इसमें डलहौजी द्वारा डलहौजी जो था, इसका जो है महत्वपूर्ण योगदान था। देखिए तो अंग्रेज का यह नियम जो है ना, राजनीतिक एकीकरण का नियम, यह भारतीयों के लिए प्लस का काम किया। क्या काम किया? प्लस का काम किया। जैसे भारत पहले टूटा हुआ था, छोटा छोटा राज्यों में टूटा हुआ था, क्या किया? विक्टोरिया जो थी, इसको अपने अधीन में लेने के लिए भारत को एक कर दिया। अब सभी धर्म भाषा जाति के लोग जो थे अब एक हो गए, अब पूरा भारत जो है एक हो गया। अब इस कारण से जो है अब लोग एक होने के बाद जो है अब राष्ट्रवादी भावना जो है एक साथ उबलने लगा और इसमें लोग जुड़े और एक साथ लोग जो है जुड़ गए। इसके कारण जो है ये हमारा उदय, या कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद जो पनपा, राष्ट्रवाद में जो लोग भाग लिए, इसमें काफ़ी क्षेत्र से काफ़ी संख्या में वृद्धि हो गई। उसके बाद है सरकार की प्रतिगामी नीतियाँ। बहुत सारी सरकार की, ये भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट है कि सरकार की प्रतिगामी नीति, सरकार का जो है ना प्रतिगामी नीति, इसमें आपको 2-3 बात नोट करना पड़ेगा, समय लगेगा। आप लोग या तो नोट कर लीजिए या समझ लीजिए। लिटन और रिपन जो था, जो लिटन और रिपन जो यहाँ पर
शासन कर रहा था, उसका जो नीति जो था वो भारत के प्रति बहुत क्रूर नीति था, बहुत क्रूर नीति था। उसने आप लोग नोट कर लीजिए 1878 ईस्वी में, कितना ईस्वी में, तो 1878 ईस्वी में जो है वर्नाक्यूलर एक्ट जो है पास किया था। वर्नाक्यूलर एक्ट क्या था आगे हम लोग को पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर जान लेते हैं कि वर्नाक्यूलर एक्ट जो था वह प्रेस पर रोक लगाना था। क्या था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है, प्रेस यानी कि न्यूज़पेपर जो पढ़े थे ना ऊपर में, न्यूज़पेपर साहित्य एवं समाचार, ये समाचार जो निकलता था या साहित्य जो निकलते थे उस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। उस पर क्या था? पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। तो आप लोग को लिखना होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? 1878 ईस्वी में। उसके बाद दूसरा एक्ट पारित किया, देखिए इसका नीति है, प्रतिगामी नीति बनाया था, आर्म्स एक्ट। कौन सा एक्ट? आर्म्स एक्ट जो है, आर्म्स एक्ट कब बना? 1879 में। उसके बाद अभी हम क्या बताए थे, एक और बताए थे, यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कौन है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है, एक जो है 1878 ईस्वी में। देखिए ये सब आपको नोट करना है, सुन के याद कर लेना है। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट यानी कि उसकी नीति जो था ना बहुत क्रूर था, हम लोग जो करते थे उसके विरोध करता था, दबाने के लिए करता था, यानी समाचार जो समाचार साहित्य था उसके रोकने के लिए जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया, आर्म्स एक्ट लाया। उसके बाद जो है बहुत सारे एक्ट लाए गए। ये सब के कारण जो है भारत में राष्ट्रवाद पनपा। इससे और लोग जो है क्रोधित हो गए, चिढ़ित हो गए, चिढ़ गए, और इससे ज़्यादा जो पहले आंदोलन चल रहा था उससे और अधिक आंदोलन चलने और गति से जो है लोग इसमें जुड़ गए और तेजी से लोग जुड़ गए। अब आपका आता है कि राजनीतिक संस्थाओं का योगदान। देखिए यहाँ पर आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना दिवस लिख लेना है, 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यहाँ पे राजनीतिक संस्थाओं का योगदान जो है भारत में, एकदम किसी भी पार्टी का नाम ही याद नहीं रखना है, किसी पार्टी का याद नहीं। भारत में उस समय ओनली उस समय जो है एक ही पार्टी था, ओनली वन पार्टी था जिसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी था, और वह 1885 में जो है उसकी स्थापना हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। कहाँ हुई थी? मुंबई में हुई थी। और यह जो है इसी राजनीतिक दल में जो है भारत के जितने भी राजनीतिक नेता जो थे ना वो सभी को यहाँ पे जोड़ा गया। इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है जोड़ा गया, और सभी नेता लोग जो है आके इसी में क्या हो गए, मिले, और यहीं से एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। इसी आंदोलन के बाद महात्मा गांधी उस समय थे नहीं, महात्मा गांधी 1915 में आए और धीरे धीरे आंदोलन चला। महात्मा गांधी ने 3 महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए थे, आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। भारत छोड़ो आंदोलन उनका अंतिम आंदोलन था, और भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारत की आज़ादी तक चला। वो सभी में भारत छोड़ो आंदोलन हो या कोई आंदोलन हो, यह जो है स्थापना जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, यही इम्पोर्टेंट था। इसी के अधीन में जो है सारे घटनाओं को अंजाम दिया गया। भारत के आज़ादी तक का जो है इसी पार्टी के माध्यम अंदर ही कार्य चला। तो अब हम लोग जो है ये उदय का कारण जो है हम लोग पढ़ लिए हैं। आपको यही पॉइंट जो है, इतना ही पॉइंट जानना है, इतना ही लिखना है, ध्यान देना है बस। और इसमें बहुत सारे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन गए। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878, उसके बाद है आर्म्स एक्ट जो है 1879, उसके बाद 1885 में जो हो गया ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हो गया। उसके बाद आप चल सकते हैं कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ। यानी कि और जो है ऑब्जेक्टिव आप इसे बना सकते हैं। तब अगला क्लास हम लोग कल फिर देखेंगे। तब तक आज के लिए जो है धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।